नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। किसान मूवमेंट, हम सब लगातार इस पर वाच किए हुए हैं। पूरा देश प्रतिक्रियाएं इन लेक्चर सीरीज पर देता है जिन पर मैं कुछ बोलता हूं। हालांकि किसान मूवमेंट केवल और केवल पंजाब और कुछ हिस्सा हरियाणा का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा हो सकता है रेबल पार्टियों का, जिनका ये मूवमेंट बनकर रह गया है। कम्युनिस्टों का, मुसलमानों का और खालिस्तानियों का ये मूवमेंट बनकर रह गया। बाकी पूरे देश में कोई भी किसान अब आधा शब्द नहीं बोल रहा है। इवन पूरे देश के किसान अब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि ये कानून अगर हटा लिया गया तो फिर हम मूवमेंट कर देंगे, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर देंगे। प्रधानमंत्री जी अभी 25 दिसंबर को बैठने वाले भी हैं और बैठ रहे हैं। लगातार वो देश भर के किसानों को संबोधित कर रहे हैं, किसानों से उनके प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, किसानों से उनके भावनाएं पूछ रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री सभी इन विषयों पर लगे हुए हैं। हालांकि वो रिबल पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार के विरोधी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो देश हित से ज़्यादा अपने सुप्रीमो की बात मानने वाले लोग हैं। इसलिए उनको ये बात समझ नहीं आएगी और वो लगातार मूवमेंट को कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार कर रहे हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं। खैर, ये जो कुछ भी चल रहा है मूवमेंट के नाम से, उसको एक बार समझा जा सकता है कि भाई मूवमेंट चल रहा है, आप गांधीवादी हो गए हैं, आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आप मौन व्रत रख रहे हैं, आप भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये अगर वाकई में मूवमेंट के लोग होते तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जब आप रोड जाम कर देते हैं, जब आप सड़कें जाम करते हैं, जब आप देश बंद करने का आह्वान करते हैं, हालांकि आपने देश बंद करने का आह्वान किया तो देश ने रिस्पॉन्ड किया और बता दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें आपके इस मूवमेंट में हम शामिल नहीं हैं। पूरे देश की दुकानें खोली गई। हालांकि इन लोगों ने बाद में विचार किया कि रोड जाम कर लिया, चूंकि रोड जाम कर दोगे, मुख्य मार्ग जाम कर दोगे तो अपने आप से अफरा तफरी फैलने वाली है। वो रिबल पार्टियों का, खासतौर से कम्युनिस्टों के ये मूवमेंट का तरीका रहा है। इसलिए कम्युनिस्टों ने तो ये तरीके अपनाकर और कांग्रेस ने ये तरीके अपनाकर कुछ मुख्य मार्ग जाम करने का कोशिश की थी। लेकिन जनता जनार्दन ने इनको रिस्पॉन्ड अच्छे से कर दिया। दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली बॉर्डर पर जो फैक्ट्रियां थीं वो लगभग बंद सी हो गई हैं और वहाँ से अभी आज की सूचना है कि 30 से 40% जो लोग बाहर से काम करने वाले लोग थे वो अपने घरों को वापस चले गए, या दिल्ली के अंदर आ गए हैं, या दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि उनको अगर भोजन नहीं मिलेगा, वो काम नहीं होगा, उनका माल सप्लाई नहीं होगा, उनका जो रॉ मटेरियल है वह नहीं आ पाएगा, उनका तैयार माल कहीं नहीं जा पाएगा, तो फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? और फैक्ट्रियाँ अगर नहीं चलेंगी तो टैक्स कहाँ से आएगा? और सवाल ये है कि वो टैक्स के पैसे से किसानों को सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी कौन देगा और कैसे देगा? ये भी विचार उनको नहीं आया। अब जो नया मूवमेंट चला पिछले, हालांकि 10-12 दिन से चल रहा है, लेकिन कल जो हुआ या आज जो हो रहा है वो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हमारे देश में लगातार हम स्वदेशी मूवमेंट चलाकर एक जंग लड़ते आए हैं। 1947 से नहीं, हम लोगों ने सबसे पहला इस तरह का मूवमेंट 1905 में शुरू किया था, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को हमने बहिष्कार किया था, उनके स्कूलों का बहिष्कार किया था, उनके जो भी चीज़ें थी उनको सबको हमने बहिष्कार किया था। और नतीजा निकला था कि अंग्रेज स्वदेशी वर्सेस विदेशी में फंस गया था। तो हम 47 के बाद तो खास तौर से स्वदेशी का अभियान चला रहे हैं कि भारत में ही प्रोडक्ट तैयार हो, भारत के ही लोग बनाएं, भारत की कंपनियां उसमें काम करें, भारत के लोग उसको तैयार करें, भारत में टेक्नोलॉजी हो, भारत का इन्वेस्टमेंट हो, विदेशों से इन्वेस्टमेंट ज़रूर ले आएँ लेकिन भारतीय कंपनियां ही उसको कमांड करें। इसको ध्यान में रखते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में अलाउ किया गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कंडीशनें ये रखेंगी कि किसी भारतीय कंपनी के साथ आपको अलायंस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल कमांड भारत के पास रहनी चाहिए। फिर हमने एफडीआई लाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस तरह के काम करते रहते हैं, इस तरह की बैठकें करते रहते हैं। ये हम अपने देश को समृद्ध कैसे बनाएं? अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ जाएगा, विदेशी पैसा भारत में आ जाएगा, फैक्ट्री भारत में लगी, तो भारत के लोगों को कारीगरी आएगी, भारत में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, भारत के लोगों को जानकारियां मिलेंगी और भारत के लोगों को जब जब टेक्निकली वो डेवलप हो जाएंगे तो वो कंपनियां फिर आप वापस भी भेज सकते हैं और भारत में अपनी बयार चल जाएगी। टेक्नोलॉजी आम हो गई तो घर घर में बनने लगेगा। ऐसा चीन में हुआ। हमने पीछे देखा बेंगलुरु में
चीनी कंपनियों ने लगातार, पीछे मैंने एक लेक्चर भी उस पर रिकॉर्ड किया था कि चीनी कंपनियों ने वहां एसएफआई जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन कम्युनिस्ट पार्टियों के लोगों को लेकर आईफोन की एक कंपनी पर हमला कर दिया था, विस्ट्रा पर, और हमला करके उसको बंद करवाने की कोशिश की थी। ग्लोबल टाइम ने उस पर खबर भी छापी थी कि अगर आप भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यही हश्र होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत के कम्युनिस्टों का उनका कनेक्शन है और भारत से इंडस्ट्री कैसे वापस जाए, इसके लिए लगातार कम्युनिस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन वहां येदियुरप्पा सरकार थी जिसने उस सब को कंट्रोल कर लिया और 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उनकी गिरफ्तारियां चालू है। किंतु पंजाब, जो जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अमरिंदर सिंह को माना तो यह जाता है कि वो राष्ट्र के फेवर में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस के नेतृत्व में है इसलिए पितामह की बात मानना भी उनकी मजबूरी है, यानी कि राहुल गांधी और कंपनी की बात मानने भी मजबूरी है। अब जब हम स्वदेशी डेवलप कर रहे हैं तो सवाल यह आता है कि अगर हमारे देश में, मैं सपोज मेरी एक कंपनी हो, मेरी कंपनी में काम बढ़ने लगे, सरकार हमको आगे से आगे कुछ सब्सिडियां देने लगे, सरकार हमको प्रमोट करने लगे, सरकार प्रमोट करके ये कहे कि भाई डीके दुबे जी की कंपनी जो है वो भारतीय कंपनी है, इस कंपनी को हम सपोर्ट करते हैं, डीके दुबे की कंपनी बड़ी हो जाए। क्योंकि सरकार सपोर्ट करके भारतीय कंपनियों को ऊपर उठा रही है, इसलिए इन कंपनियों के खिलाफ कम्युनिस्टों ने आवाहन करना है, कांग्रेसियों ने आवाहन करना है, क्योंकि उसका क्रेडिट मोदी जी को ना चला जाए, और दूसरा चीनी कंपनियां यहां से बाहर चली जाएंगी। रिलायंस, अडानी, अंबानी, बिरलास, टाटास, ये ऐसी ही कंपनियां हैं जिनको लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि ये अप हो जाएं। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ की हो जाती है, 1 लाख करोड़ की हो जाती है, वो काम लगातार कर रही है और उस काम के साथ साथ वो लगातार अपने आप को बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि फोन की कीमत क्या हुआ करती थी, और धीरे धीरे करके जब जियो उतरकर मार्केट में आया, या पहले रिलायंस उतरकर मार्केट में आया था 2001-2 में, तो सुलभ साधन बन गए थे और फोन्स को प्रमोट करने के लिए उस समय वाजपेयी सरकार ने पूरी ताकत लगाई थी। रिलायंस उसमें इनिशिएट किया था और उसने अपनी केबल डाली थी, और हमारे देश में जो उस समय इनकमिंग कॉल के 8 रुपए और आउटगोइंग कॉल के 16 रुपए हुआ करते थे, मुझे याद है। मैं आरपीजी का एक मोबाइल लिया करता था, पेजर चला करता था, उसके आने और जाने के पैसे होते थे। बाद में वो सब कुछ इतना सस्ता हो गया रिलायंस के आने की वजह से। मैं रिलायंस की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं रिलायंस की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कोई भी स्वदेशी कंपनी भारत में अगर काम करती है तो उसको क्यों ना बढ़ाया जाए। विदेशी कंपनियों का भारत में काम करना आवश्यक है क्या? विदेशी कंपनियों के बगैर अपना काम नहीं चलता क्या? डच वोडाफोन या एयरटेल या और कंपनियां क्या भारत में कंपटीशन के लिए ठीक नहीं है? करना चाहिए। रिलायंस अगर इस विषय पर उतरी और उसने मार्केट को रेगुलेट किया, मार्केट में अपने टावर्स लगाए, उसने इन्वेस्टमेंट किया और हमको सस्ता मोबाइल, सुलभ मोबाइल, सुलभ इंटरनेट, और भारत में आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेटा खर्च करने वाला देश बन गया है भारत। यहाँ रिलायंस जैसी कंपनियों ने एक ऐसा कंपटीशन छेड़ दिया कि कंपनियों को मजबूरन रेट कम करने पड़े। कंपटीशन में रहना है तो रेट कम करने पड़ेंगे। अब पंजाब में जो किसान आंदोलन के नाम से आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने रिलायंस के टावर तोड़ने शुरू कर दिए हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप तोड़ना शुरू कर दिया है। कहते हैं अडानी, अंबानी, बिरला और टाटा को हम जड़ से खत्म कर देंगे। कमाल है साहब। एक तरफ तो हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह भारतीय कंपनियां आगे आए। अगर आप रिलायंस को खत्म करेंगे तो आप वोडाफोन को बढ़ाएंगे, आप दूसरी कंपनियों को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन तो चाहिए। फैसिलिटी कौन देगा? रिलायंस, ये कंपनियां होती हैं। मुझे लगता है यही ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी निवास मित्तल ने भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लक्ष्मी निवास मित्तल आज विश्व के सबसे बड़े लोगों में से एक है, और जितनी स्टील भारत पैदा करता है उतनी वो अकेला व्यक्ति पैदा करता है, लेकिन विदेशों में उसने फैक्ट्रियां लगा रखी। अगर वो भारत में आ जाए और भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसका हश्र भी वही होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो भारत में कैसे कर देगा? भारत में अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो चीनी कंपनियों को लाभ कैसे होगा? चीनी कंपनियों को आउट जाना पड़ेगा। चीनी कंपनियां अगर बाहर चली जाएंगी तो भारत में जो कम्युनिस्ट हैं उनकी फंडिंग कैसे होगी? उनको फंड कौन करेगा? वो डिस्टर्बेंस जो भारत में करना चाहते हैं वो कैसे डिस्टर्ब होगा भारत? ये सब चीजें विचारणीय हैं। इसलिए ये जो अब तथाकथित रूप से किसान मूवमेंट के नाम से आप भारतीय कंपनियों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
तो पहली बात तो ये है कि भारतीय कंपनियां अपने आप को यहां से ले जाकर कहीं दूसरे देशों में बसा लेंगी, क्योंकि हर कंट्री को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिलायंस अगर अपना सब सामान यहाँ से समेटने लगे तो विश्व के ऐसे कितने ही कंट्री हैं जो कहते हैं हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्टमेंट करिए, जैसे हम दुनिया भर से कहते हैं हमारे यहाँ आइए इन्वेस्टमेंट करिए। तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरले अगर ये भारत से चले जाएंगे तो इनका लॉस नहीं होने वाला, लॉस हमारे देश का होने वाला है। इसलिए भारत सरकार लगातार कोशिश ये करती है कि हमारी कंपनियां बढ़ें। हम और कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने देखा होगा, एमएसएमई सेक्टर में कितना पैसा डाल दिया गया। कंपनी रजिस्टर करने के लिए अब 2 दिन का समय दिया जाता है। सरकार लगातार प्रमोट कर रही है। शुरू में कंपनियां एस्टेब्लिश करते समय उनके टैक्स की रिबेट दे रही है कि भारतीय कंपनियां उठकर सामने आए, भारत में इंटरप्रेन्योर्स पैदा हों, भारत के इंटरप्रेन्योर्स विश्व में जाकर काम करें ताकि भारत की इकोनॉमी वो संवार सकें। और विदेशी कंपनियां जो भारत में मजबूरन पैसा हम लगवाते हैं, वो जो प्रॉफिट लेकर जाती हैं वो भी प्रॉफिट भारत में रोका जा सके। लेकिन चूंकि इनको ये वो बर्दाश्त नहीं होगा, इनको वो चाहिए नहीं है, ये उसको बर्दाश्त कर नहीं सकते, क्योंकि भारत जितना गिरा हुआ होगा उतनी चाइनीज कंपनी भारत में आएंगी। जैसे हमने देखा कि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक के मामले में हम अभी तक 2014 से पहले तक पूर्ण रूप से चाइना पर निर्भर थे। आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां, चाहे वो आईफोन की कंपनी हो, एप्पल की कंपनियां हैं, या वो सैमसंग ने सबसे बड़ा प्लांट लगाया, ऐसे सैकड़ों, एक डेटा के अनुसार 300 से 400 कंपनियां भारत में ऐसी हैं। और टाटा ने तो अलग से एक घोषणा कर दी कि हम उनके वो पार्ट्स बनाएंगे जो पार्ट्स भारत में इंपोर्ट होते हैं, जो चीन, केवल चीन बनाता है, हम वो पार्ट्स बनाकर इन सारी कंपनियों को सप्लाई करेंगे। ऐसा 5,000 से 10,000 करोड़ रुपया टाटा ने लगाया। अब इन कंपनियों को अगर आप इस मूवमेंट के नाम से उखाड़ कर फेंकेंगे तो कल को आपकी फसल का क्या होने वाला है? आप गरीब और गरीब ही रहने वाले हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो विदेशों में जाने वाला है। तो आप कमाएंगे क्या? आप केवल लेबर क्लास बनकर रह जाएंगे। भारत केवल लेबर क्लास बनकर रह जाएगा। कोई भी आएगा और भारत से काम करवाएगा और पैसा लेकर चला जाएगा। भारतीय कंपनियां उभरने नहीं देंगे हम, भारत में इन्वेस्टमेंट आने नहीं देंगे हम, भारतीय कंपनियों को खड़ा नहीं होने देंगे हम। ये वाकई में किसान मूवमेंट है जो देश का नुकसान कर रहा है, या फिर ये कम्युनिस्ट मूवमेंट है? और मैं कम्युनिस्ट मूवमेंट ना कहूं, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट तो नहीं है कहीं, जो कमीने इकट्ठे हो गए हैं और तथाकथित हमारे थोड़े से किसान उनके बरगलाने में आ गए हैं, और इन कम्युनिस्ट की वजह से हमारे देश में पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस चल रहा है। आपको लगता है कि आप आज रिलायंस के टावर उखाड़ेंगे, कल एयरटेल के टावर उखाड़ेंगे, परसों आप बीएसएनएल के टावर उखाड़ेंगे। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी क्या करते थे? बीएसएनएल के टावर उखाड़ते थे। बीएसएनएल के टावर उखाड़ने से उनका मतलब यह है कि विदेशी कंपनी आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। देश का नुकसान कितना कर सकते हैं? क्या वैसे अलगाववादी रास्ते पर चल पड़ा है पंजाब? क्या ये तथाकथित किसान मूवमेंट वैसा ही चल पड़ा है कि आप टावर उखाड़ कर फेंकेंगे और विदेशी कंपनियों को, आप फोन तो इस्तेमाल करेंगे तो विदेशी कंपनियों के फोन इस्तेमाल करेंगे? भारत सरकार से मैं आह्वान करता हूं कि पंजाब की जिन जिन जगहों पर इस प्रकार के टावर उखाड़े गए हैं वहां पर मोबाइल सर्विस ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये योग्य नहीं है कि इनको मोबाइल दिया जाए, क्योंकि ये इन कंपनियों को उखाड़कर विदेशी कंपनियों को वहां इनवाइट करना चाहते हैं। वोडाफोन ने वहां पर अपने कैंप लगा दिए हैं, एयरटेल ने अपने कैंप लगा दिए हैं। मैं नहीं कहता कि एयरटेल वोडाफोन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आप भारतीय कंपनियों को उखाड़ेंगे तो फिर बहुत गलत होगा, क्योंकि जियो प्योर भारतीय कंपनी है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी अगर थोड़ा बहुत होगा, किसी का तो होगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन वोडाफोन, एयरटेल में तो इन्वेस्टमेंट खूब सारे हैं। मैं एयरटेल को बुरा नहीं कह रहा हूं, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन भैया भारतीय कंपनियों को बढ़ाने के बजाय अगर तोड़ेंगे तो आप भारतीय किसान तो नहीं हो सकते। आप कहते हैं हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता कभी ऐसा नहीं हो सकता जो दूसरे का निवाला छीने। दूसरे का निवाला छीनने वाला अन्नदाता नहीं, राक्षस होता। राक्षस के अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। रावण भी अपने लोगों को भोजन करवाता था, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का था, इसलिए उसका संहार करना पड़ा। आज मैं आह्वान करता हूं कि जिन जिन जगहों पर, जिन जिन जिलों में, चाहे वो गुरदासपुर रहा हो, चाहे वो अमृतसर के कुछ एरिया रहे हों, चाहे वो और दूसरी जगह रही हों, वहाँ सब जगह पर आप बंद कर दीजिए। जैसे बीएसएनएल के टावर उखाड़े गए थे जम्मू कश्मीर में, तो भारत सरकार ने वहाँ मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी। क्यों नहीं बंद कर देते?
उनको बंद करिए और एहसास दिलाइए कि टावर उखाड़ेंगे तो आपको मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। आप रिलायंस के पेट्रोल पंप पर उखाड़ेंगे तो आपके एरिया में पेट्रोल ही नहीं भेजा जाएगा। पेट्रोल पंप उखाड़ना, पेट्रोल पंपों में आग लगाने की कोशिश करना, ये किसानों के काम नहीं है। किसान अन्नदाता अगर आप कहते हो तो फ्री में अन्न नहीं दे रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं फसल बेचता हूं तो पूरा धन लेता हूं। हाँ, मेरी बदहाली का जो कारण है उसको दूर करने की आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिचौलिए बहुत परेशान हैं। बिचौलियों का कोई लाभ इसमें होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं देश को कि जिस इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को उचित जवाब देना ही एक रास्ता है और सबको देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।